ड्राइवर मुझे एक दूर दराज के इलाके में ले गया। वो पता वहीं का था। मैंने हैरत से पूछा कि हम इतनी दूर क्यों आए हैं। ड्राइवर कहने लगा कि साहब ये गरीबों का इलाज करते हैं, वो पैसे भी नहीं लेते और ज्यादातर लोगों को दवा के पैसे भी खुद ही दे देते हैं। ड्राइवर की बात सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि ये बात तो मुझे अभी तक नहीं पता थी कि मेरे शौहर गरीबों के लिए इतनी हमदर्दी रखते थे। मैंने कभी उन्हें गरीबों के हक में ना ही कोई बात करते सुना और ना ही कभी उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि वो गरीबों का मुफ्त इलाज करते हैं। जब मैं वहां पहुंची तो मुझे ये देखकर हैरत हुई कि वहां लोगों का रश लगा हुआ और हर कोई मेरे शौहर की तारीफ कर रहा था। हर किसी का कहना था कि डॉक्टर फाद एक खुदा तर्स इंसान है जो गरीबों के लिए मसीहा है। ये सब देख कर मेरा सीना फखर से चौड़ा हो गया था। अपने जज्बात पर काबू पाते मैंने भी टोकन हासिल किया और लाइन में बैठ गई। कुछ ही देर बाद एक नर्स मेरे पास आई। उसने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया और फिर बुनियादी मालूमात लेने लगी। वो पूछ रही थी मैं किसके साथ आई हूँ, कहाँ रहती हूँ, मुझे क्या बीमारी है, मेरे घरेलू हालात कैसे हैं, वगैरह वगैरह। मुझे लगा कि शायद मदद करने का यही तरीकाकार है कि पहले नर्स मरीज के बारे में मालूमात हासिल कर लेती है कि वो इलाज करवाने के काबिल है या फिर उसे मुफ्त का इलाज चाहिए और फिर उसे डॉक्टर के पास भेजा जाता है। मैंने बहुत सोच समझ के नर्स के हर सवाल का जवाब दिया और खुद को बिल्कुल गरीब जाहिर किया और बताया कि मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है और मैं अकेली ही आई हूँ। मैंने झूठ कह दिया कि मेरे वालिदैन नहीं है और मैं अपनी चची के घर पर रहती हूँ। ये सुनकर नर्स ने अफसोस का इजहार किया और कहने लगी, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, आपका मुफ्त में इलाज भी कर देंगे और दवाएं भी देंगे। ये सुनकर मुझे भी बहुत खुशी हुई और फिर जब मेरा नंबर आया तो मुझे कमरे में भेज दिया गया, जब मेरा शौहर अकेले बैठा था और कागज पर कुछ लिख रहा था। मेरे पीछे नर्स भी कमरे में आई। उसने फाहद के हाथ में कागज पकड़ा दिया। उसके बाद वो वापस चले गए। फाहद की नजर कागज पर जमी हुई थी और फिर कुछ देर बाद वो भी मुझसे मेरे घरेलू हालात और मामलात के बारे में सवाल जवाब करने लगा। और ये बात मेरे लिए बहुत हैरानकुन थी कि डॉक्टर होने के बावजूद उसने मर्ज से पहले मेरे हालात जानने की कोशिश की थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज बारीक से बनाई और फाहद के सवालों का जवाब देने लगी। उसे भी ये जानकर अफसोस हुआ था कि मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं थे और मैं एक बहुत ही कसमपुरसी की जिंदगी गुजार रही थी। उसने मुझसे मेरी बीमारी का पूछा तो मैंने जानबूझकर कह दिया कि मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं और कमजोरी महसूस होती है। सोचकर तो मैं ये आई थी कि अपने शोहर से सुकून से दो घड़ी बात करूंगी और अपना मसला उसे बताऊंगी, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे उसका तरीका इलाज जानने में दिलचस्पी हो गई थी। मैं जानना चाहती थी वो किस तरह गरीबों के लिए मसीहा है। मेरा मसला सुनकर कहने लगा, ये सब तो शायद आपके घरेलू मामलात की वजह से है, लेकिन फिर भी कुछ टेस्ट करवाने जरूरी है। वो कहने लगा, आप जैसे मरीजों के लिए हमने मुख्तलिफ टेस्ट का भी इंतजाम कर रखा है जो बिल्कुल मुफ्त है। उसने अपने कमरे से जुड़े एक दूसरे कमरे का दरवाजा खोल दिया। वो कहने लगा, आप यहाँ पर पहले टेस्ट करवा ले। मैंने देखा इस कमरे में एक और आदमी मौजूद और काफी सारी मशीनें भी रखी हुई थी। मैं अंदर चली गई और फाहद वापस अपने कमरे में चला गया। उस आदमी ने मुझे देखते ही पहले मुझे एक तरफ लगे बिस्तर पर लिटा दिया और खुद सिरिंज लेकर मेरे पास चला आया। मुझे लगा कि शायद वो मेरे ब्लड लेगा और फिर कोई टेस्ट करेगा, लेकिन उस वक्त मुझे हैरानी हुई जब उससे मेरे बुरके का आस्तीन ऊपर करने के बाद मुझे एक इंजेक्शन लगा दिया। मैंने हैरत से उससे पूछा, ये किस चीज का इंजेक्शन है? तो वो कहने लगा, ताकत का इंजेक्शन है, डॉक्टर साहब ने लिखा है, उसके बाद मैं आपके टेस्ट शुरू करता। ये सुनकर मुझे तसल्ली हो गई कि उसने मुझसे ताकत का इंजेक्शन लगाया था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मेरी आंखों के सामने का मंजर धुंधला होने लगा और जब मुझे होश आया तब उस कमरे में नहीं थी, बल्कि छोटे से कमरे में बंद थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ और मेरे साथ क्या हुआ है। होश में आते ही मैंने चीखना चिल्लाना शुरू किया तो वही आदमी कमरे के अंदर आया और कहने लगा, शोर मचाने की जरूरत नहीं है, तुम शहर से बहुत दूर हो और यहाँ कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं घबरा गई और पूछा कि तुम तो मेरा टेस्ट करने वाले, फिर मुझे कहाँ ले आए हो और क्यों लाए हो? वो हंसा और कहने लगा, आज के दौर में कौन मुफ्त टेस्ट करता है? डॉक्टर फहाद और मैं दोनों मिलकर कारोबार करते हैं, तुम जैसी गरीब लड़कियों का सौदा करते हैं। जब तुमने नर्स को बताया कि तुम्हारे आगे पीछे कोई भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारी चची है जिससे तुमसे कोई सरोकार नहीं है, तो डॉक्टर फहाद ने खुद तुम्हें मेरे पास कमरे में छोड़ दिया और मुझे बता दिया कि तुम्हारे साथ क्या करना है। तुम जैसी ही बेसहारा लड़की बाकी गरीब मरीजों का खर्चा निकलवा देती है। तुम्हें बेचकर 5-6 लाख रुपए आराम से मिल जाएंगे। तुम आगे दुबई चले जाओगी और उन पैसों से मैं कुछ हिस्सा हम गरीबों के इलाज पर लगा देंगे। नेकी की नेकी हो जाएगी, हाँ कारोबार का कारोबार। ये कहकर वो जोर जोर से हंसा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
मुझे उस आदमी की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया था। मेरा शोहर इतना घटिया नहीं हो सकता था। एक डॉक्टर होकर वो कैसे इतना घिनौना कारोबार कर सकता था। मैंने इनकार में सर हिला दिया और कहा कि फहद कभी ऐसा नहीं कर सकते। वो बहुत ही अच्छे और बहुत मेहनत से पैसे कमाते। सुबह घर से निकलते हैं तो रात को लौटते हैं। मेरी बात सुनकर वो चौंका और कहने लगा, तुम कौन हो? और फिर मैंने उसे रोते हुए बता दिया कि मैं डॉक्टर फहद की बीवी हूँ। ये सुनकर वो एकदम हक्का बक्का रह गया। पहले तो उसे यकीन न आया, लेकिन फिर उसके मोबाइल फोन पर फहद का फोन आया और फहद ने न जाने उसे क्या कहा। उसने मेरे हाथ पांव खोल दिए। थोड़ी ही देर बाद मेरा शोहर वहां पहुंच गया और गुस्से से कहने लगा, तू मेरे क्लिनिक क्यों आई थी? वो झूठ बोल कर मरीज बनने का ड्रामा क्यों किया? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी है। मैंने नफरत से अपने शोहर को देखा और पूछा कि अपनी बीवी के गायब होने पर तुम किस कदर परेशान हो गए हो? क्या इन लड़कियों के बारे में भी सोचा है जिन्हें आज से पहले तुम फरोख्त कर चुके हो? मेरी बात सुनकर फहद खामोश हो गया और फिर कहने लगा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं कोई ऐसा काम नहीं करता। यहाँ भी तुम्हें टेस्ट के लिए ही भिजवाया गया था। फहद को अंदाजा नहीं था कि उसके साथी ने सारा सच मेरे आगे उगल दिया है। फहद की बात सुनकर मैं जोर से हंसी और कहा कि तुम्हारा सारा सच मुझे पता चल गया है। मैं जान गई हूँ कि तुम कैसा काम करते हो। तुम्हारी मेहनत हराम के लिए है, हलाल के लिए नहीं है। फहद ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, फिलहाल यहाँ से चलो, बाकी की बात हम घर जाकर करेंगे। मैंने फहद से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से से कहा, जब मुझे बेच ही चुके हो तो फिर किस हक से यहाँ से लेकर जा रही हो? फहद ने एक तमाचा मेरे मुंह पर मारा और मुझे घसीटता हुआ उस जगह से निकाल कर घर ले आया। घर लाकर मुझे बिस्तर पर फेंक कर कहने लगा, अगर क्लिनिक से बाहर निकल कर मुझे ड्राइवर नजर न आता तो कभी पता न चलता कि तुम कहाँ गई हो। तुमने इतना बड़ा ड्रामा क्यों किया? तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है? मैंने फहद से कहा कि मुझे सब सच सच बताओ। तुम डॉक्टर भी हो या सिर्फ डॉक्टर होने का ड्रामा ही करते हो? मैं तो समझ में नहीं सकती थी कि तुम गरीब लड़कियों के साथ ये सब करोगे। फहद ने एक लंबी सांस भरी और कहने लगा, कम वक्त में अमीर होना चाहता था और इसीलिए मैंने ये शॉर्टकट रास्ता अपनाया। मुझे पैसा चाहिए था और एक एक मरीज को देखने के बाद इतना पैसा नहीं मिलता था जितना कि एक लड़की को फरोख्त करके मिल जाता था। इसीलिए मैं इस कारोबार का हिस्सा बन गया। मुझे रोजाना के लाखों रुपए मिलने लग गए। मुझे और क्या चाहिए था? मैंने फहद से पूछा, क्या तुम्हें बिल्कुल भी इंसानियत का ख्याल नहीं आया? क्या तुमने उन गरीब लड़कियों के बारे में एक दफा भी नहीं सोचा? फहद कहने लगा कि नहीं, एक वक्त में भी मैं भी गरीब था और उस वक्त किसी ने भी मुझ पर रहम नहीं किया था। मैंने सड़कों के धक्के खाए, लोगों के जूते पॉलिश किए और फिर कहीं जाकर बड़े मुश्किल से मेडिकल कॉलेज में मुझे दाखिला मिला था। मैंने दिन रात एक करके तालीम हासिल की है और उसके बाद जब मैं किसी मकाम पर पहुंच गया तो लोग मेरे आगे पीछे करने लगे। ये वो लोग थे जिनकी औकात में अच्छी तरह जानता था। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं कभी किसी पर रहम नहीं खाऊंगा। मुझे फहद की सोच पर अफसोस हुआ था। जो मुश्किल वक्त उसने गुजारा था वो उसका बदला दूसरों से लेना चाहता था। वो दूसरे जिनका कोई कसूर भी नहीं था, जिनकी बेटियां पाक दामन थी और जिन्हें वो बहुत मक्कारी के साथ फरोख्त कर रहा था। मैंने फहद से कह दिया कि मैं मजीद उसके साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। फहद कहने लगा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। लेकिन मैंने जबरदस्ती फहद का घर छोड़ दिया। उसने मुझे रोकने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन अब मैं उस शख्स के साथ मजीद गुजारा नहीं कर सकती थी। उसके घर से निकलने के बाद मैं अपने घर जाने के बजाय पुलिस स्टेशन गई थी। मैंने अपना अखलाकी फर्ज निभाया था और अपने ही शोहर के खिलाफ कंप्लेन लिखवाई। मैं उस बात की गवाह थी कि मेरे शोहर ने किस तरह धोखे से मुझे हवा करने की कोशिश की थी। मैं उसके इस कारोबार को बेनकाब करना चाहती थी ताकि फिर कोई गरीब लड़की उसका शिकार न बन सके। पुलिस वालों ने बड़ी हैरत से मुझे देखा था और फिर मेरी कंप्लेन लिखी। कंप्लेन लिखवा कर मैं पुरसुकून होकर अपने घर लौट आई थी। मेरी माँ ने सब जानने के बाद मुझे अफसोस से देखा था। उनका कहना था मुझे अपने शोहर को माफ करके उसे राह रास्त पर लाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन अगर आज मैं उसे माफ कर देती तो शायद वो कभी राह रास्त पर ना आता। अलबत्ता मेरे बिछड़ने के गम से शायद वो ठीक हो जाता, शायद पुलिस की लाठी उसे ठीक कर देती या फिर पुलिस ही उसे मजबूर करती कि वो अपना गंदा काम छोड़ दे। आगे क्या होगा मैं नहीं जानती। मैं अपनी दहलीज पर आ बैठी हूँ। कभी कभी पलट कर देखती हूँ तो मुझे अपनी शादीशुदा जिंदगी के बखुशगवार लम्हे बहुत याद आते जब मैं और फहद एक साथ थे। काश के वो हलाल का रास्ता कमाता और हराम के रास्ते पर ना चलता तो हम आज एक होते। मैं सब लड़कियों से यही कहना चाहूंगी कि जहाँ कहीं कुछ गलत होता देखे आवाज उठाएं, फिर चाहे आपको अपना कोई प्यारा रिश्तेदार ही दाव पर क्यों ना लगाना पड़े। अगर आप दूसरे लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं तो कुछ न कुछ कुर्बानी तो आपको तो देनी होगी ना। मैंने भी अपनी अज़दवाजी जिंदगी को दूसरे लड़कियों की इज्जत और इस्मत के लिए कुर्बान कर दिया था। क्या मैंने ठीक किया या नहीं, ये मुझे आप लोग कमेंट्स में बताएंगे।